डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम। ठीक, तो जो बीम है, बीम के अंदर में डिफ्लेक्शन कैसे होता है और क्या है कि किसके कारण डिफ्लेक्शन, कौन सा क्राइटेरिया जो डिफ्लेक्शन को गवर्न करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ सम टाइप ऑफ लोडिंग इट्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब बीम है, उस पर अगर कोई भी लोडिंग लग रहा है तो अपने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन इट्स क्रॉस सेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि डिफ्लेक्शन होगा किस पे डिपेंड है, ये क्रॉस सेक्शन पे होगा, जो बीम का क्रॉस सेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, और बेंडिंग मोमेंट कितना बीम पे लग रहा है उस पर डिपेंड करता है कि डिफ्लेक्शन आपका कितना होगा। तो दो चीज़ पे है कि आपका क्रॉस सेक्शन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि अगर रेक्टेंगुलर में अगर जैसे हम डेप्थ बढ़ाते जाए तो डिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि जो बीम का स्ट्रेंथ होता है ना, वो दो चीज़ से चेक किया जाता है कि उसका स्टिफनेस कितना आ रहा है। स्ट्रेंथ एंड बीम आर मेन डिजाइन क्राइटेरिया फॉर बीम। मतलब जो बीम डिजाइन करते हैं तब हम ये दो चीज़ें देखते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना हो रहा है और उसमें स्टिफनेस कितना है। स्टिफनेस जनरली क्या किससे होता है, आपका ई जो होता है ना, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ई है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उस पर जितना ज़्यादा अगर ई किसी की वैल्यू होगा वो उतना स्टिफ होगा, और जितना स्टिफ होगा तो उतना आपका डिफ्लेक्शन कम आएगा। क्यों? क्योंकि आई बढ़ रहा है, अगर आई इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, बी और डी होगा। अगर इसमें अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है बी या डी होगा, या कोई भी सर्कुलर सेक्शन वगैरह ले लो जिसका डायमीटर डी होगा, तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन का साइज बढ़ता जा रहा है। तो साइज बढ़ रहा है इसका मतलब स्टिफनेस बढ़ रहा है, तो स्टिफनेस जब ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। वैसे ही स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ बीम डिजाइन, द बीम शुड बी एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मतलब बीम इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें कि वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर पाए। इसी तरह से स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस क्राइटेरिया केस में है डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास। ठीक है, स्टिफनेस क्राइटेरिया फॉर बीम डिजाइन इज इट इज इफ द बीम शुड बी एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कुछ नहीं, टी और द अलग हो गया ना, ये द है। द बीम शुड बी एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन, मतलब आपका स्टिफनेस बीम का इतना होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब कोई भी लोडिंग लगता है बीम के ऊपर तो डिफ्लेक्ट होता है, तो डिफ्लेक्ट होता है तो कर्व शेप बनता है। तो उस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, ये अंडर द लोड द न्यूट्रल एक्सिस बिकम कर्व लाइन एंड इट्स कॉल्ड इलास्टिक कर्व। देखो ये है आपका बीम है, बीम का ये जो रेड वाला जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, ये इसका न्यूट्रल लाइन है। ठीक है, ये न्यूट्रल प्लेन है। तो जब इस पे लोडिंग कुछ लगता है, अगर लोडिंग लग रहा है तो इस तरह से ही कर्व हो रहा है, तो ये जो न्यूट्रल लाइन कर्व अगर हो रहा है तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला, इलास्टिक कर्व। ठीक, तो उसको हम लोगों ने बोला इलास्टिक कर्व। द डिफ्लेक्शन वाई इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन द कर्व इलास्टिक कर्व एंड अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस। देखो क्या, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कौन सा, अनलोडेड है। मतलब इसमें अगर कोई लोडिंग नहीं लग रहा है, ये तब का क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस तब है जब इसमें कोई लोडिंग नहीं लग रहा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। अगर जैसे हम लोड लगाते हैं तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, तो अब कितना डिफ्लेक्ट होगा कैसे पता करेंगे, तो ये लाइन है जो लोडिंग से पहले वाला न्यूट्रल एक्सिस है, और ये वाला कर्व जो है लोडिंग के बाद जो न्यूट्रल एक्सिस तुम्हारा कर्व में जा रहा है, इसको हम लोग बोला इलास्टिक कर्व। तो ये अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस और ये कर्व वाला, उसको अगर हम मेजर करें वर्टिकल में कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसी को हम लोग वाई बोलते हैं, जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। मान लो लोडिंग यहाँ लग रहा होगा तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, तो ये वाई मैक्सिमम हो जाएगा या y1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, और ये जो स्लोप बन रहा है ये आपका, ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री मूव कर रहा है, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें देखा हम लोगों ने कि जब डिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, जो अनलोडेड सेक्शन है उसका न्यूट्रल एक्सिस, और जब लोडिंग के बाद जो इलास्टिक कर्व बनता है वहाँ तक दो डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोगों ने क्या बोला, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन बीम में हम क्यों डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। अगर मान लो डिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा
परमिसिबल लिमिट तक होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब जब बीम वगैरह है आपके पास, जो बीम और कॉलम है, अगर रूफ वगैरह है ना, तो डिफ्लेक्शन अगर बीम में अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो प्लास्टर होगा ना बीम का, वो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा और वहाँ से प्लास्टर आपका उखड़ने लग जाएगा और गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका स्ट्रक्चर में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं हुआ कि आपका लोडिंग ले रहा है, लेकिन जो प्लास्टरिंग वगैरह कराए हो वो आपका क्रैक हो जाएगा, वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाना चालू हो जाएगा। तो इसलिए परमिसिबल लिमिट तक ही होना चाहिए डिफ्लेक्शन की, कितना होना चाहिए, और अगर उससे भी ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपका स्ट्रक्चर है ना कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जो बीम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास दो क्राइटेरिया होता है कि एक स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया होता है, दूसरा होता है स्टिफनेस का क्राइटेरिया। तो स्ट्रेंथ आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इतना होना चाहिए कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पे जितना लग रहा हो वो कैपेबल हो और वो परमिसिबल लिमिट तक होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस आपका इतना हो कि वो डिफ्लेक्शन, जो परमिसिबल लिमिट है डिफ्लेक्शन का उतना तक ही हो, उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, तो अब डिफ्लेक्शन निकालेंगे कैसे हम लोग, ये सारा चीज़ें हम लोग आरसीसी में पढ़ना होगा। जब बीम डिजाइन करेंगे तो डिफ्लेक्शन परमिसिबल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम लोग आरसीसी में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं डिफ्लेक्शन निकालेंगे कैसे हम लोग। तो डिफ्लेक्शन निकालने से पहले एक रिलेशन है कि स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन है। ये एग्जाम में हर बार पूछा गया है, मतलब कंजिक्यूटिव 2 साल से तो कंटिन्यू आ रहा है ये। हमें रिलेशन पढ़ना है, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्लोप जो कि थीटा है, डिफ्लेक्शन वाई है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन आता है, इसको फाइंड आउट करना होता है। तो देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर था, इस पर लोडिंग लग रहा, तो लोडिंग की वजह से ये कर्व हुआ, तो इस सेक्शन को मैंने यहाँ से काटा। ठीक है, ये कर्व हुआ ना, इसको हमने काटा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर होगा ना, तो ये पूरा हमने ये स्ट्रक्चर को यहाँ से इलास्टिक कर्व को उठा लिया। तो एक एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इस पे हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो जो सेक्शन काटा हो ये है, तो 2 पॉइंट लिया उस सेक्शन का, जैसे ये आपका था ना, ये सेक्शन काटा, तो एक हमने एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिया जो P और Q है, इन दोनों के इसमें हमने टेंजेंट डाला और Q पॉइंट से भी एक टेंजेंट डाला। तो टेंजेंट डाला तो P से जो टेंजेंट डाला है, और P से इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, तो उससे क्या होगा, एक पॉइंट मिला हमें, जो कि पॉइंट का नाम हमने डाला C। ठीक, जो C क्या है, ये जो कर्व है इसका सेंटर है। ठीक है, मतलब रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या सेंटर ऑफ कर्व हो गया, और सेंटर ऑफ कर्व से पॉइंट P और पॉइंट Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो ये हमने R लिख लिया। ठीक, ये जो 2 पॉइंट था ये dx कर लिया हमने, ये dx हो गया और ये dy हो गया। ये टेंजेंट डाला था, इसका एंगल फाई है, और ये वाले का एंगल होगा फाई प्लस डेल फाई। ठीक, और ये अगर फाई है तो ये टेंजेंट डाले हो तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये एक्सिस से, ये अगर आगे हम ड्रॉ करें तो ये जो एंगल होगा, यही एंगल हमने लिखा कितना, फाई लिखा। ठीक है, तो ये हमारा फाई हो गया, और ये वाला एंगल जो ये कर्व का लेंथ है वो कितना हो गया, ds हो गया। कर्व का लेंथ कितना है, अज्यूम कर लिया हमने ds, और ये एंगल कितना बोला हमने, डी फाई। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। अब इसको डिराइव करना है कि ये कैसे आएगा। तो देखो, अगर इन ट्रायंगल CPQ में, इन ट्रायंगल CPQ थीटा इक्वल टू क्या होता है, वैसे जनरली अगर हम बात करें, ये क्या होगा आपका, ये ट्रायंगल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर्क फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे एक आर्क फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये थीटा है और ये आपका आर्क है और ये रेडियस है, तो थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो वैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, थीटा मतलब है यहाँ पे डी फाई इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब हो गया ये वाला आर्क ds, तो ये हो जाएगा ds अपॉन रेडियस, तो रेडियस कितना होगा r। तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू कितना हो गया, ds अपॉन
डी फाई, ठीक है। तो ये आर्क हो गया। अब ये एक ट्रंगल ये मान लो, इसको नाम दे दो ओ, ठीक है, पी ओ क्यू में एक ट्रंगल पी ओ क्यू, ये एक ट्रंगल लगा है इसमें, इन ट्रंगल पी ओ क्यू, टेन फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से टेन फाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। इसी तरह से साइन फाई कितना हो जाएगा, साइन फाई करें हम लोग, परपेंडिकुलर ये वाला आ गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, डी वाई बाय डी एस। अब देखो ये कर्व है ना, ये इतना स्मॉल है ना, यहाँ से यहाँ हमने ये बहुत डी एक्स और डी वाई बहुत छोटे छोटे में लिया है, इतना लिया है कि ये यहाँ आपको कर्व जरूर दिख रहा है, मतलब ये बहुत छोटे में लिया है इतना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। वैसे कॉस फाई की बात करें तो ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना होगा, डी एक्स बाय डी एस हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आर इक्वल टू क्या था, देखो आर इक्वल टू क्या था, डी एस बाय डी साई, यही है ना, आर इक्वल टू डी एस बाय डी साई। तो इस दोनों में हम क्या करेंगे, डी एक्स और डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस डिवाइडेड बाय डी एक्स का होल डिवाइडेड बाय डी साई डिवाइडेड बाय कितना, डी एक्स। दोनों साइड हमने क्या किया, डी एक्स और डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकल के क्या आ गया एक्सप्रेशन, ये सेम वही चीज़ है आर। अब क्या करेंगे, आर इक्वल टू, अब देखो डी एस बाय डी एक्स, डी एस बाय डी एक्स कितना आ गया, कॉस फाई है, डी एक्स बाय डी एस कॉस फाई है, तो इसका अगर उल्टा हम देखें ऐसा, डी एस बाय डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस वन बाय कॉस कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो ये कितना सेक फाई हो गया, तो इसके जगह पे हम लोग सेक फाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक फाई डिवाइडेड बाय डी साई बाय डी एक्स। अब डी साई बाय डी एक्स क्या है, ये टेन फाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स है, देखो टेन फाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, तो टेन डी बाय डी एक्स ऑफ टेन साई इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो जब टेन साई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स की जगह पे कितना है, साई है, तो सेक स्क्वायर साई हो गया। अब साई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी साई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब डी वाई बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू निकालना था डी साई बाय डी एक्स, इसलिए हम लोग ये इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी साई बाय डी एक्स इक्वल टू वन बाय सेक स्क्वायर साई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1, ये इक्वेशन नंबर को ए डाल लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट डी साई बाय डी एक्स इन इक्वेशन ए, ठीक है।
तो इसमें डालेंगे तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, सेक फाइव डिवाइडेड बाय डी साई बाई डी एक्स। तो डी साई बाई डी एक्स क्या उतना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर फाइव। तो ये हो जाएगा डी टू स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का 1 बाय सेक स्क्वायर फाइव। अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर, ये ऊपर में जाएगा तो सेक क्यू हो जाएगा, सेक क्यू साई डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे लिख लेते हैं, अच्छा जगह नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो ये आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर इक्वल टू सेक स्क्वायर क्यूब सेक क्यूब साई डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आर, 1 बाय आर क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 बाय आर करूँ तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक क्यू साई। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय आर इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सेक क्यूब है, तो हमको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर लिखना है ना, सेक स्क्वायर साई, तभी ये बन पाएगा ना ये वाला फॉर्म। तो सेक स्क्वायर फाइव हो गया। अब यहाँ क्यूब था, तो अगर मैं 3/2 से करूँ तो हो जाएगा, देखो अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर था इंटू 3/2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, तो क्यूब बचेगा, तो सेक क्यूब ही बचेगा। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, 1 बाय आर इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर साई का 3/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय आर इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3/2। तो यहाँ से निकल के आता है 1 अपॉन आर इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है हमारे पास कि 1 अपॉन आर कितना होता है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है। एक हमारा इसमें रिलेशन आ गया इसमें आर में। ठीक है, सिमिलरली हमने उसमें पढ़ा है क्या कि m बाय आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ये क्या है, ये हमारा फ्लेक्सर फॉर्मूला है, फ्लेक्सर फॉर्मूला। अब मैं इस वाले और इस वाले को इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से m बाय आई इक्वल टू ई बाय आर। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, m बाय आई इक्वल टू ई इंटू 1 बाय आर।
कितना, ये 1/r, 1/r क्या लिख सकते हैं, d2y/dx², d2y/dx²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू ई आई d2y/dx²। ठीक है, ये एक हमारे पास दूसरा रिलेशन आया, क्या, किसमें, m और d2y/dx² में। m को क्या बोला हमने, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, आगे लिखते हैं हम लोग, m आ गया आपका, m इक्वल टू ई आई d2y/dx²। इसको, ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है ना, उसमें ये यूज होगा। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे, dm/dx करते हैं, नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं, हाँ इंटीग्रेट करें हम इसको। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो m इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई dy/dx। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये dy/dx क्या है, dy/dx क्या है, स्लोप है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, dy/dx क्या है, स्लोप है, जिसको हम लोग ने बोला थीटा। फिर से अगेन इंटीग्रेट करें हम इसको, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, m dx था ही, इसको इंटीग्रेट करें इंटू dx के साथ, तो क्या हो जाएगा, ई आई dy/dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये y आपका क्या आ गया, y को ही क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये y को ही क्या बोला हमने, डिफ्लेक्शन बोला। ठीक, तो इस तरह से है, ये रिलेशन मिल गया हमें केस में, स्लोप में, डिफ्लेक्शन में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, एक और इसमें रिलेशन होता है, और रिलेशन याद आपको ये करना है कि m इक्वल टू क्या है, ई आई d2y/dx²। यहाँ क्या कर रहे, इंटीग्रेट कर रहे थे, अब यहाँ क्या डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट तो dm/dx हो जाएगा इक्वल टू ई आई dq/dx²। तो dm/dx को क्या बोलते हैं हम लोग, dm/dx को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो dm/dx को स्लोप हुआ किसका, बेंडिंग मोमेंट का। इसका मतलब ये हो गया, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, तो ये आपका शेयर फोर्स हो गया। ठीक है, वैसे ही फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, dy/dx ऑफ शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स हो गया ना, dm/dx को शेयर फोर्स लिख सकते हैं, ई आई dq/, क्यूब था तो ये हो जाएगा 4/dx4, ये क्यूब हो जाएगा dx4। ठीक है, तो स्लोप d/dx ऑफ शेयर फोर्स क्या होता है, d/dx ऑफ शेयर फोर्स होता है, d/dx ऑफ शेयर फोर्स क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ लोडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं W। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, d/dx ऑफ शेयर फोर्स इक्वल टू ई आई, इसको क्या लिख लेंगे, dy/dx ऑफ शेयर फोर्स को क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ लोडिंग इक्वल टू ई आई d4y/dx4। तो कितने रिलेशन पढ़ लिए हम लोगों ने, देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन पढ़ा, ये हमने पढ़ा स्लोप में, ये पढ़ा हमने डिफ्लेक्शन में, ये पढ़ा हम शेयर फोर्स में, और ये वाले पढ़े हम लोग रेट ऑफ लोडिंग। ये जब करते हैं तो ये हमें माइनस आ जाता है। अब साइन कन्वेंशन ऐसा है, साइन कन्वेंशन नहीं देखा, तो पढ़ते हम लोग साइन कन्वेंशन। जब इसको करेंगे तो प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब क्या होगा, तो ये पता होना चाहिए ना। देखो बेंडिंग मोमेंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब
सैगिंग है, ठीक है। अगर स्लोप की वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये तीन है। देखो सैगिंग मतलब इस टाइप का, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब अगर ये ऐसा जा रहा है, ये अगर एंगल है तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना डिग्री मूव किया, अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो मतलब ये नेगेटिव आ रहा होगा। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मतलब ये है, सेक्शन है, यहाँ से अगर कर डिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, तो ये डाउनवर्ड है, मतलब ये डिफ्लेक्शन तुम्हारा कहाँ होगा, नीचे हो गया। तो ये कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशन थे जो बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज होते हैं, ये डिफ्लेक्शन निकालने के यूज होता है, उसमें करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में इस इक्वेशन का यूज होगा। ये लोग को, आप लोग को ये बहुत याद करना पड़ेगा, मतलब याद हो ही जाएगा, कुछ है नहीं। m इक्वल टू होता है ei/d2y/dx²। ये डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है। ये एंगल दिख रहा है, हाँ, तो ये एंगल इतना है, स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो इतना छोटा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर तुम वैल्यू डालोगे ना, इसमें कुछ भी बहुत छोटा सा वैल्यू है, तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास ना, ये tan² थीटा की वैल्यू ना, ये 0 होके लगभग हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये जब 0 हो जाएगा तो ये कितना 1 ही बचेगा, तो ये 1 आएगा, ठीक है। बहुत कम होता है, मतलब tan स्क्वायर बराबर जो स्लोप होता है उसको थीटा के बराबर में, हाँ, tan थीटा स्लोप होता है ना। तो जो हमने लिखा ना वहाँ पे, ये जो लिए हो, ये जो फाई है ना हमारे पास बहुत छोटा है, तब ये कर्व है, तो हमने सिर्फ ये और ये इतने दो छोटे, बहुत छोटे पॉइंट यहाँ दिखाने के लिए इतना बड़ा मैं लिखा हूँ। और कितना पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, इतना छोटा है कि यहाँ पे अगर मैं स्लोप चेक करूँ तो फाई की वैल्यू बहुत छोटा है। और फाई की वैल्यू में बहुत छोटे में अगर 10 की वैल्यू निकालोगे, 10 × 5 करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, और 10² 5 करोगे तो और छोटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इतना छोटा आएगा कि वो लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो लगभग ये 0 के बराबर हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है 0, तो इसलिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सर tan फाई बराबर dy/dx, तो tan फाई बराबर फाई के बराबर होगा। हाँ, वही है ना, ये इतना वैल्यू छोटा होता है। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो कि 10 की वैल्यू अगर 10 डिग्री है, ठीक है, यस सर, कैलकुलेटर में निकालो, कैलकुलेटर खोलो, 10 की वैल्यू अगर 10 डालो, देखो 10 की वैल्यू अगर 10 डाल, अरे यार क्या हो गया, कैलकुलेटर खराब हो गया क्या? बना रहा है 0.17 हाँ, 10 का वैल्यू अगर 10 डिग्री अगर मैं 1 डिग्री लूँ, क्योंकि मेरा फाई है ना वहाँ पे बहुत छोटा है, 10 की वैल्यू अगर मैं 1 डिग्री डालूँ तो कितना आएगा, और उसी का उसका स्क्वायर करूँ तो और छोटा हो जाएगा। 0.01 हाँ क्या, 0.01 आ रहा है, 0.0 आ रहा, तो 10 डिग्री है, लेकिन फाई बहुत छोटा होता है, इतना छोटा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है, वो पॉइंट में होता है, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, तो पॉइंट अगर 3 डिग्री डालूँ मैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 + tan² थीटा को कितना हमने 1 लिख लिया, ठीक है।